वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 24 मार्च 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले ये इन्फॉर्मेशन है प्रारंभ। ये जो इनिशिएटिव है ये 2022 को टारगेट करता है और 5 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन इसमें करवाने का पूरा प्लान है। फंडामेंटल्स के तौर पे 6 to 12 एनसीईआरटीज़ को चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स में कवर किया जाएगा। क्लास वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे, बेसिक आंसर राइटिंग भी होगी। देन कोर में वो हिस्से कवर होंगे जो प्री में भी आते हैं और मेंस में भी, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब। यहाँ पे सीसैट की क्लासेस भी होंगी और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी होगी। इसके बाद मीन्स का लगभग 300 घंटे का पूरा लेक्चर होगा। यहाँ पर मीन्स की टेस्ट सीरीज होगी, ऐसे राइटिंग वगैरह की क्लासेस होंगी। देन इंटरव्यू का पूरा प्लानर होगा। तो इसके बारे में आप कोई और डिटेल चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला आर्टिकल, दैट इज अबाउट कैच द रेन कैंपेन। अभी हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ये टाइटल है इस कैंपेन का। इसे वर्ल्ड वाटर डे के दिन लॉन्च किया गया। एक प्रकार का जन आंदोलन है ये। जन आंदोलन कैंपेन का मतलब ये है कि हर व्यक्ति तक इस जानकारी को पहुंचाना है कि जो बारिश का पानी है हमें उसे बचा के रखना है। इसका उद्देश्य ये है कि हम वाटर को कंजर्व करें ग्रास रूट लेवल पे, मतलब हर व्यक्ति के पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाएगा वाटर को कंजर्व करने के लिए। ये जो कैंपेन है इसका उद्देश्य ये है कि पूरी कंट्री में वाटर कंजर्वेशन की जो प्रक्रिया है उसको एक्सेलरेट करें, यानी कि बढ़ाएं। उद्देश्य ये है कि सभी स्टेक होल्डर्स को इनकरेज किया जाए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो स्ट्रक्चर है उसे बेहतर किया जाए, मतलब वो पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर जो बारिश के पानी को रोक कर रखता है, होल्ड करके रखता है, ताकि रेन वाटर को अच्छी तरीके से हम स्टोर कर सकें। टैग लाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, मतलब पानी को हमें रोक के रखना है जहां वो गिरता है, जब वो गिरता है। इंप्लीमेंटेशन जो है वो नेशनल वाटर मिशन के तहत किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के एम्बिट में ये आता है। कवरेज की बात करें तो पूरे देश को कवर किया जाएगा, चाहे वो एरिया रूरल हो या फिर अर्बन हो। इसे 22 मार्च से नवंबर 30 तक जारी रखा जाएगा। मानसून के पहले और पूरे मानसून के पीरियड में ये कैंपेन चलता रहेगा पूरे देश में। अब यहाँ पर करेंगे क्या, मतलब हम ऐसा क्या कर देंगे कि हम बारिश के पानी को रोक सकते हैं। देखिए, कई सारे टैंक्स यानी कि तालाब ऑलरेडी बने हुए हैं। कई सारे टैंक्स तो इनक्रोच कर लिए गए हैं। किसी ने उसमें मिट्टी डाल के अपना घर बनवा रखा है, तो कोई वहाँ पे खेती कर रहा है। तो सबसे पहले तो उस इंक्रोचमेंट को हमें ख़त्म करना होगा। एट द सेम टाइम लंबे समय तक अगर टैंक्स को डीसिल्ट ना किया जाए तो वो सिल्टेशन की वजह से ख़त्म होने लगते हैं। तो एक तो टैंक्स का हमें इंक्रोचमेंट ख़त्म करना है, दूसरा उनका डीसिल्टेशन करना है, मिट्टी निकाल के फ्रेश करना है ताकि उनके अंदर पानी को स्टोर करने की कैपेबिलिटी आ जाए। कई सारे स्टेप वेल्स हैं, मतलब वो जिसमें सीढ़ियाँ होती हैं, उस तरीके के कुएँ ट्रेडिशनल टाइम में ऐसे कुएं बनाए जाते थे, तो उन्हें भी हमें वापस से रिपेयर करना है ताकि वहां पर भी हम पानी को स्टोर कर सकें। कई सारे स्टेट्स हैं, उनको रिक्वेस्ट किया गया है कि वो रेन सेंटर्स ओपन करें हर डिस्ट्रिक्ट में। ये रेन सेंटर करेंगे क्या, ये टेक्निकल गाइडेंस देंगे कि किस प्रकार से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। बात अगर वर्ल्ड वाटर डे की करें तो इसे 22 मार्च को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि दुनिया में पानी की कमी है। बहुत बड़ी ऐसी पॉपुलेशन है जिसके पास साफ पीने को पानी नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमें पानी के वेस्टेज को रोकना होगा। एट द सेम टाइम जो बारिश का पानी है उसे बचाना होगा। इस बार की जो थीम थी दैट वाज वैल्यूइंग वाटर, मतलब हम पानी की कीमत करें, उसकी कीमत को समझें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2021 के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेलीकॉम ने अभी हाल ही में इंडिया को रिप्रेजेंट किया इस समिट में। ये जो समिट है ये दुनिया की लार्जेस्ट एनुअल गैदरिंग है जहां पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की जाती है कि उसका डेवलपमेंट में क्या रोल हो सकता है। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 2 फेजेस में इसको स्टार्ट किया था, जिसका पहला फेज 2003 में हुआ था जिनेवा में और दूसरा फेज ट्यूनिस में हुआ 2005 में। अब ये जिनेवा कहाँ है? जिनेवा एक सिटी है स्विट्जरलैंड की
और ये ट्यूनिस कैपिटल है ट्यूनीशिया की, जो कि एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। देखिए, दिसंबर 2015 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस पूरे समिट को रिव्यू किया कि पिछले 10 सालों में क्या प्रोग्रेस हुई है। हालांकि इन बिटवीन इसका रिव्यू किया जा रहा था, ये भी प्लान किया गया कि 2015 के बाद हम इस समिट को कैसे प्रोसीड करेंगे। अब इसके पहले कि हम इसके बारे में और फर्दर डिटेल देखें, आप समझिए कि इसका एम क्या है। ये एक समिट है इंफॉर्मेशन सोसाइटी के ऊपर। इंफॉर्मेशन सोसाइटी का मतलब ये है कि सोसाइटी में सभी लोगों को जानकारी हो कि आखिर चल क्या रहा है। तो इसमें जो ग्लोबल डिजिटल डिवाइड है रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज के बीच में, उसको कम करना है, ब्रिज करना है। जो रिच कंट्रीज है वहां पर सभी लोगों को इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है, तो वो इंफॉर्मेशन को भी जनरेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। गरीब देशों में लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो दिक्कत होती है। तो सभी देशों तक इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी बढ़े ताकि जो सोसाइटी है वो इन्फॉर्म्ड बने, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इस समिट को कई सारे लोग मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यूनेस्को, UNDP और अनकटैड, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये सभी लोग मिलकर इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ITU, यूनेस्को, UNDP और अनकटैड, ये चारों नाम आप याद रखिएगा, अगर प्रश्न आता है तो तैयार रहिएगा। अब जो भी हाल ही में समिट हुई उसमें हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया कि इंडिया ने भारत नेट नाम का एक बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम चला रखा है, जिसके जरिए हम भारत में 6 लाख गाँवों को कनेक्ट कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, जिसमें 4 लाख किलोमीटर का लेंथ का जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसे बिछाया जा रहा है। जो स्मॉल और रिमोट आइलैंड्स, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और बाकी के जो इनएक्सेसिबल एरियाज हैं, वहां पर भी गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करवा रही है। तो काफ़ी अच्छा काम गवर्नमेंट कर रही है इस फील्ड में। ITU के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 1865 में इसे ओरिजिनली स्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के फॉर्म में, जब फॉर द फर्स्ट टाइम टेलीग्राफ को इन्वेंट करने के बाद प्रचलन में लाया गया। इस लिहाज से ये दुनिया के कुछ पुराने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है जो अभी भी ऑपरेशनल है। यूनाइटेड नेशंस के सभी मेंबर इसकी हिस्सेदारी ले सकते हैं, इसमें सदस्यता ले सकते हैं। रिपब्लिक ऑफ पलाऊ को छोड़ दिया जाए तो यूनाइटेड नेशंस के सभी मेंबर इसके मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो ये सारी बातें हमने इस समिट के बारे में देखी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल परमानेंट इंडस कमीशन के बारे में है। 2.5 सालों के बाद एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में परमानेंट इंडस कमीशन में बातचीत हुई। ये इसकी 116वीं मीटिंग थी। 2018 में लास्ट मीटिंग हुई थी पाकिस्तान में। 2019 में प्रपोज थी बट हुई नहीं। 2020 में ये हो रहा था कि होगी बट कोविड की वजह से रुक गई। तो अभी 2021 में वापस से हुई है। पाकिस्तान ने ऑल्दो इस मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट किया था कि अब इस पर बातचीत होनी चाहिए इस कमीशन के भीतर। उनके कुछ कंसर्न थे इंडिया के कुछ डैम्स को लेकर, उस पर वो बातचीत करना चाहते थे। अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस को बेहतर करने की शुरुआत की गई है, तो रिजल्टेंट आप देख रहे हैं कि ये मीटिंग हो रही है। जो परमानेंट इंडस कमीशन है ये एक बायलैटरल कमीशन है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स मिलते हैं। इसे इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 के तहत क्रिएट किया गया। मतलब जो ये ट्रीटी है इसे इंप्लीमेंट करने की और मैनेज करने की जो जिम्मेदारी है वो इस कमीशन को दी गई है। अब इसके पहले कि इस कमीशन के बारे में हम कुछ भी और पढ़ें, हम बात कर लेते हैं इस ट्रीटी के बारे में, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस नदी और उसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलुज, इनको लेकर इनके संबंध में ये ट्रीटी है। ये मैप में देखिए, ये इंडस है, ये झेलम, ये चिनाब, यहाँ पे है रावी, ये बियास और ये सतलुज। अब इस ट्रीटी में हुआ यह है कि 3-3 नदियों का बंटवारा हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच में। इंडस, झेलम और चिनाब ये मिला है पाकिस्तान को। रावी, बियास और सतलुज ये मिला है इंडिया को। रावी, बियास और सतलुज जो इंडिया को मिले हैं, इसमें जो भी पानी है उसका इंडिया अनरिस्ट्रिक्टेड यूज करेगा। मतलब हम बिजली बनाएं, नहाएं या फिर आइस क्यूब जमाएं, ये हमारी मर्जी, पाकिस्तान इसमें कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जो नदियां पाकिस्तान को मिली हैं, इंडस, झेलम, चिनाब, उसमें इंडिया को थोड़ा सा राइट दिया गया है, जैसे कि वो नदियां भारत से होकर गुजरेंगी तो इंडिया उन नदियों का इस्तेमाल करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। मतलब भारत इन नदियों के पानी का इस्तेमाल करके बिजली बना सकता है। लेकिन बिजली बनाने के लिए बड़े डैम वाले प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं किए जा सकते, उसके लिए रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ही लॉन्च किए जाएंगे। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि हम नदी के ऊपर कोई बहुत बड़ा डैम नहीं बनाते। लाइक ये रिवर जा रही है तो हम एक छोटा सा बराज यहाँ पर बनाएंगे ताकि यहाँ पर हम थोड़ा पानी रोक सकें। थोड़ा पानी रोकने का उद्देश्य ये होता है कि हम प्रेशर जनरेट कर सके टरबाइन को बनाने के लिए। उसके बाद हम पानी के फ्लो को डाइवर्ट करेंगे और यहाँ पर टरबाइन लगा देंगे। इस टरबाइन से हम बिजली निकालेंगे
और बिजली का इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद इस पानी को वापस से इसी नदी में मिला दिया जाएगा। मतलब पानी का वॉल्यूम इससे कम नहीं होता और ना ही हम कोई बहुत बड़ा स्टोरेज बना के पानी को रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि जब भी इंडिया कोई डैम बनाने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान हो हल्ला जरूर से मचाता है। हालांकि इस ट्रीटी में ही पाकिस्तान को ये राइट दिया गया है कि वो प्रोजेक्ट के डिजाइन को लेकर कंसर्न रेज कर सकते हैं और वो अपने इस अधिकार का उपयोग लगभग हर बार ही करते हैं। उनका आरोप ये लगता है कि इंडिया बड़ा बराज बना के ज़्यादा पानी रोकने की कोशिश कर रहा है। चलिए बैक टू द स्टोरी चलते हैं। यहाँ पर हमने इस ट्रीटी के बारे में तो बात कर ली है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये जो परमानेंट इंडस कमीशन है, इसे साल में कम से कम एक बार मिलना होता है। ये मीटिंग अल्टरनेटिवली होती है, एक बार इंडिया में हो गई तो दूसरी बार पाकिस्तान में होगी। फंक्शन ये है कि कोऑपरेटिव अरेंजमेंट को लेकर दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, इसे प्रमोट किया जाए। जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है अंडर दिस ट्रीटी वो दोनों देश एक दूसरे से शेयर करें, कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डिसएग्रीमेंट होता है इस एग्रीमेंट को लेकर तो उसे इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके एग्जामिन करके रिजॉल्व किया जाए। लास्ट मीटिंग 2018 में हुई थी, 2020 में मीटिंग होनी थी, कोविड की वजह से कैंसिल हुई थी। ठीक है, रीसेंट मीटिंग में जो पाकिस्तान है वो इंडिया के 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंसर्न रेज करना चाह रहा था जो उन्होंने किया। पहला है पकल डो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसे इंडिया मारुसुदर रिवर के ऊपर जो कि चिनाब की ट्रिब्यूटरी है बना रहा है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। दूसरा है लोअर कालनाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसे इंडिया चिनाब नदी पर बना रहा है, तो इस पर पाकिस्तान ने अपने कंसर्न रेज किए। तो चलिए ये पूरा टॉपिक तो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गांधी पीस प्राइज के बारे में है। अभी हाल ही में गांधी पीस प्राइज अनाउंस किया गया, अवार्ड किया गया। 2020 के लिए ये प्राइज अवार्ड किया गया है बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान जी को, और 2019 के लिए इसे जो लेट ओमान के सुल्तान हैं काबूस बिन सैद अल सईद, उनके लिए अवार्ड किया गया। देखिए इस अवार्ड को 1995 में इंस्टीट्यूट किया गया था महात्मा गांधी जी की 125th एनिवर्सरी पर। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है नॉन वायलेंस का सहारा लेकर, उसके लिए। इसमें होता क्या है, 1 लाख रुपए का कैश प्राइज होता है, एक सर्टिफिकेट होता है और एक स्मृति चिन्ह होता है। एट द सेम टाइम कुछ हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम आइटम्स भी दिए जाते हैं। किसी भी इंडिविजुअल, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को ये दिया जा सकता है। 2 लोगों को या 2 इंस्टीट्यूशंस को मिलाकर भी दिया जा सकता है। कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी देश के, किसी भी क्रीड, रेस, सेक्स के व्यक्ति को ये दिया जा सकता है। एक कमेटी होती है, सिलेक्शन कमेटी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, कुछ और मेंबर होते हैं, इंडिया के चीफ जस्टिस, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा के स्पीकर और सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर। ये सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसको देना है ये प्राइज। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल श्यामला गोपीनाथ कमेटी के बारे में है। 5 मेंबर की स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया आरबीआई के द्वारा। इसके हेड होंगे आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ। इनको काम ये दिया गया है कि यूनिवर्सल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए जो आरबीआई के पास एप्लीकेशंस आ रहे हैं कि वो ये बैंक खोलना चाहते हैं, तो उसको वो इवेल्युएट करें कि उनको अनुमति दी जाए अथवा ना दी जाए। इस कमेटी को इन एप्लीकेशंस को 3 साल के भीतर इवेल्युएट करना होगा। मैंडेट में यही है कि यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को इस सबसे पहले तो आरबीआई खुद ही इवेल्युएट करेगी कि वो प्राइमा फेसिया, प्रथम दृष्टया जो एलिजिबिलिटी है उसे पूरा करते हैं कि नहीं एप्लीकेंट्स। उसके बाद फिर इस कमेटी को दे दिया जाएगा कि आप देखिए इनको लाइसेंस दिया जाए अथवा ना दिया जाए। सेंट्रल बैंक का इनिशिएटिव था, उन्होंने अनाउंस किया था इसके पहले कि अब वो ऑन टैप लाइसेंसिंग का प्रावधान लेकर आएंगे। ऑन टैप लाइसेंसिंग का मतलब ये है कि पहले एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद लाइसेंसिंग का मैकेनिज्म ओपन किया जाता था, तभी किसी को लाइसेंस मिलता था। लेकिन बाद में आरबीआई ने बोला कि नहीं, हम साल भर विंडो ओपन रखेंगे, कोई एप्लीकेशन देना चाहता है तो दे दे, हम इवेल्युएट करके अगर लाइसेंस देने की कंडीशन होगी तो दे देंगे। तो पूरे साल लाइसेंस देने की प्रक्रिया को ही ऑन टैप लाइसेंसिंग मैकेनिज्म कहा गया है। यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा बैंक जो हर तरीके की सर्विस प्रोवाइड करवाए, कोई रिस्ट्रिक्टेड सर्विस नहीं है। मतलब वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी कर रहे हैं, कमर्शियल बैंकिंग भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट बैंकिंग भी कर रहे हैं, इंश्योरेंस और जो बाकी की सर्विसेज हैं लाइक मर्चेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, फैक्टरिंग, हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस, सारी सर्विसेज दे रहे हैं, उनको यूनिवर्सल बैंकिंग कहा जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को यूनिवर्सल बैंकिंग बोलते हैं और जो बैंक्स ये सारी सर्विसेज देते हैं उनको यूनिवर्सल बैंक बोलते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे कवर की। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। गांधी पीस प्राइज सभी पर्सन्स के लिए ओपन है रिगार्डलेस नेशनलिटी, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड और सेक्स। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसे सन 2000 में इस्टेब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960, इंडिया को कोई भी राइट नहीं है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी
जनरेट करने का, इवन थ्रू रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, जो भी वेस्टर्न रिवर्स हैं उन पर भी। श्यामला गोपीनाथ कमेटी ये रिकमेंड करेंगे अमेंडमेंट क्रिमिनल लॉ में, ताकि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बेहतर हो सके। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में भी मेंशन करिएगा। इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च करिएगा अगर आप इसे सर्च करना चाहते हैं तो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये लोगो मिलेगा, 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, आप पहचान सकते हैं आसानी से। सेशन की पीडीएफ वहीं मिलेगी। जब पीडीएफ मिलेगी तो जवाब मेंशन रहेगा वहाँ पे, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो चलिए आज के इस सेशन में फिर हम यहीं पे रुक जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।